नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जाहिर सी बात है कि पड़ोसी मुल्क से एक बड़ी और अच्छी खबर आई है, जहां पर पाकिस्तानी हुकूमत ने मसूद अजहर को गिरफ्तार किया है। इस इशू पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि मुल्क में आज किसानों के लिए बहुत अच्छी और खुशखबरी आई, बहुत अच्छी खबर आई। मरकजी हुकूमत ने किसानों के लिए बीमा योजना स्कीम लागू की है। आज इसी इशू पर बात करेंगे। जी हां, गुज़िश्ता 2 साल मुल्क के किसानों के लिए अच्छे नहीं रहे। साल 2014 और 15 किसानों के लिए एक तरह से मायूस कुन रहे। इन दोनों सालों में जहां बारिश ने किसानों से बेवफाई की, तो वहीं सरकारों ने भी बहुत ज्यादा इकदामात किसानों के लिए नहीं किए। मुल्क की तकरीबन हर रियासत से किसानों की खुदकुशी की दिल दहला देने वाली खबरें आईं और इसका सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। किसान इसके लिए जहां एक तरफ मौसमी हालात को जिम्मेदार मानते हैं, वहीं किसान ने अपनी बदहाली के लिए सरकारों और इंतजामिया को भी इतना ही कसूरवार किसान मानते हैं। किसानों का कहना है कि उनकी ज़बोहाली सबके सामने है, फिर भी मौजूदा हुकूमतों ने किसानों की तरफ से आंखें बंद कर रखी हैं। खैर, ये बातें अब माजी की कही जाएंगी। अब मुल्क के किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं, जिसके लिए मरकजी सरकार ने एक तरह से पहल भी कर दी है। जी हां, किसानों के लिए मरकजी सरकार मेहरबान हो गई है। सरकार ने किसानों के लिए एक नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब किसान के लिए अनाज और तिलहन फसलों के लिए 2% और हार्टिकल्चर और कपास के लिए 5% तक का प्रीमियम रखा गया है। यानी अब किसान बेफिक्र होकर फसल उगा सकते हैं, क्योंकि नुकसान की शक्ल में सरकार इसकी भरपाई करेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह सब इतना आसान है जितना लगता है, या सरकार का यह कदम देर से उठाया गया कदम है? और सबसे बढ़कर यह कि क्या अब मुल्क के बदहाल, परेशान, गरीब और लाचार किसान खुशहाल हो जाएंगे? आज इसी पूरे इशू पर हम बिग बुलेटिन में बात करेंगे। तो इसी पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ योगेश वर्मा जी, जो कि महाराष्ट्र बीजेपी के तर्जुमान हैं, मुंबई से जुड़े हुए हैं। राम महर गुर्जर जी, जो कि किसान सेल मगरबी यूपी के किसान सेल के सदर हैं, इसके अलावा आरएलडी लीडर भी हैं, मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा कांग्रेस लीडर शहजाद पूनावाला जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले योगेश जी, आपके पास आना चाहेंगे कि मकर संक्रांति से पहले आपकी हुकूमत ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। जी, मकर संक्रांति के अवसर पर, पोंगल के अवसर पर, बिहू के अवसर पर, लोहड़ी के अवसर पर इस समस्त देश के किसानों को, जो आज तक 68 साल में नहीं हो पाया, ऐसा एक शानदार तोहफा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में किसानों को दिया है। जी, ये किसानों के लिए एक ऐसा कवच और कुंडल बन करके आएगा। जी, जैसा हमने देखा कि किसान हमेशा त्रस्त रहते थे, डरे हुए रहते थे, सहमा हुआ रहता था। जी, इस देश का बलिराजा, इस देश का किसान, ये देश एक कृषि प्रधान देश है जी, पर इस देश का किसान एक डरा हुआ किसान होता था। उसका परिवार के लोग डरे हुए रहते थे कि पता नहीं इस बार क्या होगा, अगर फसल खराब हो गई तो हम जो साहूकार है उसका कैसे और लोन चुका पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी ये इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों को आश्वासन किया था, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि देर से ही सही, ये देर से नहीं है, 68 साल इसको देर से हो गए। ये तो एक ही साल में लिया हुआ फैसला है। इसलिए इस हमारी सरकार का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये बहुत जल्द और बहुत ही अच्छा और बहुत शानदार और किसानों के हित में लिया हुआ फैसला है। बिल्कुल ठीक है। राम महर जी, आपके पास आना चाहेंगे कि इस योजना पर आप लोगों को कितना भरोसा है, या कितनी फायदेमंद ये स्कीम है किसानों के लिए, क्योंकि किसान सेल के आप सदर हैं और किसानों से जुड़े हुए हैं। राम महर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने इसमें 50% किसानों का लक्ष्य रखा है कि 50% किसानों को हम लाभ देंगे। 50% किसानों को लाभ देने का क्या मतलब होता है? पूरे किसान का इसको लाभ क्यों ना हो? तो और कई खामियां इसमें हैं। एक खामी बहुत बड़ी है कि आकलन जो फसल का हुआ है उसका राजस्व विभाग का सर्वेक्षण करेगा जी,
क्यों नहीं सैटेलाइट से इसका कोई व्यवस्था की जा सकती है कि किस खेत में कितना नुकसान हुआ है, ये सैटेलाइट से व्यवस्था हो सकती है। वरना इसका नुकसान होगा और भ्रष्टाचार को इसमें बढ़ावा मिलेगा, इसमें बहुत बड़ी लीकेज छोड़ी है। तीसरा मैं ये कहना चाहूंगा, जहां सिंचित भूमि है किसान की, उन किसानों को इसमें लाभ देने की कोई व्यवस्था नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान इससे वंचित रहेंगे, क्योंकि सिंचित भूमि के किसान ये हैं, जो असिंचित भूमि है इसमें केवल उन किसानों को रखा गया है। जी, यानी कि राम मेहर जी, आपका कहना है कि हुकूमत की तरफ से जो स्कीम लॉन्च की गई है, इस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता जी। किसको लाभ मिलेगा, किसका काश्तकार को किसको नहीं मिलेगा, ये राजस्व विभाग की टीम तय करेगी, और उस पर पूरा भरोसा हम किसान नहीं करता, पहले से भी ऐसे होता है जी। देखो योगेश जी को तो बिल्कुल योगेश जी को तो यही कहना चाहिए, उनकी सरकार है, लेकिन जरा इसका भी तो आंकलन करें कि 50% किसानों को लाभ देने का लक्ष्य इन्होंने क्यों रखा है। जो 50% किसान है उनको कब इसका लाभ मिलेगा। दूसरा, जो सिंचित भूमि के किसान हैं, जो कर्जा नहीं लेते हैं, उन्हें इनका क्या लाभ मिलेगा, उस दिशा में इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया कि उन किसानों का भी इनमें ध्यान रखा जाए। शहजाद पूनावाला, आज जिस तरह से कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि फसल बीमा योजना एक तरह से लागू की जाएगी किसानों के लिए, आपको क्या लगता है किसानों को कितना फायदा मिलेगा शहजाद इस योजना से? जी, योगेश जी बता रहे थे 68 साल में ये कोई पहली बार हो रहा है, उनकी जानकारी बिल्कुल गलत है। मेरे पास सरकार का ही पीआईबी का प्रेस रिलीज है। 2013 में नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम मनमोहन सिंह की सरकार ने लागू किया था। इससे तीन पहले इंश्योरेंस के स्कीम थे, उनको जोड़ के, तो ये पहली बार इतिहास में नहीं हो रहा है। दूसरी बात, ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं। एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा सरकार को फटकार लगाई और कहा कि 10 दिन में, मतलब 18 जनवरी तक ये बताइए कि जो पूरे देश में सूखा है, आपको पता होगा मराठवाड़ा में, अकेले मराठवाड़ा में एक साल में 1000 आत्महत्याएं हुई हैं, जो 10 साल में सबसे हाईएस्ट है। उस पे भी कोई कदम नहीं उठाए गए। जो ये रबी क्रॉप है, फसल है विंटर के, उसमें 20,000 करोड़ का बेमौसम बरसात की वजह से नुकसान हुआ है। तो एक तरफ 302 जिले में, अपने आधे वतन में सूखा है, और एक तरफ बिन मौसम बरसात से 20,000 करोड़ की फसल नुकसान हुआ है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, क्योंकि हमारे वजीर आजम विदेश में एनआरआई के साथ घूम रहे हैं, पर किसानों के पास जा नहीं रहे 10 लाख का सूट पहन के। तो तब जाके ये सरकार को होश आया कि कुछ ना कुछ करना है। तो पुरानी स्कीम को नया नाम देकर इसको लेकर आ गए। ये गेम चेंजर नहीं है, नेम चेंजर सरकार है ये। मैं इनसे एक पूछना चाहता हूं कि पिछली जो स्कीमें थी बीमा की, जो हमारी सरकार ने भी लागू किया, वो इसलिए फेल हुई क्योंकि 20% से ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं मिली, और इसमें जो इंस्पेक्टर होते हैं, जो देखते हैं, जो लगाते हैं कि एस्टिमेट लगाते हैं कितना नुकसान हुआ है, उसमें इतना बेलमी है, इतना करप्शन होता है कि हमारे किसान भाइयों के पास कोई चारा नहीं बचता। तो इन चीजों को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए? नहीं। योगेश जी। हाँ जी जी बिल्कुल लीजिए। मैं अभी शहजाद जी, आप भी जरा अच्छी तरह से सुनेंगे मुझे। आपने कहा कि 10 साल में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई है। मुझे लगता है कि आपके कांग्रेस के कार्यकाल में ये बहुत ज्यादा आंकड़ा बढ़ा, और सबसे ज्यादा आत्महत्याएं जो है वो लगातार कांग्रेस के शासन में आई। आप जो बता रहे गेम चेंजर ने नेम चेंजर, तो मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि इस स्कीम के साथ में और टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है। ये अकेली कोई इंश्योरेंस की स्कीम नहीं है, ये कोई जीवन बीमा का कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं है। इसके साथ में टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है, इसके साथ में उन्होंने सैटेलाइट को जोड़ा गया है, इसके साथ में उन्होंने ड्रोन की टेक्नोलॉजी को जोड़ा है, इसके साथ में उन्होंने स्मार्टफोन्स को जोड़ा है कि किस प्रकार से उस किसान अपने स्मार्टफोन से, या वहां का जो कलेक्टर होगा वहां के ड्रोन से, और वो लेकर के उसके चित्र लेकर के जहां पे फसल की खराबी हुई है, और वो तुरंत मुख्यालय को भेजेगा। इंश्योरेंस कंपनी को स्पेशल ताकीद दी गई है कि इसके अंदर किसी किस्म का डिले नहीं होना चाहिए। डिले होगा तो उनके ऊपर बहुत जबरदस्त कार्रवाई होगी, और किसानों के हितों के अंदर उनको जल्दी से जल्दी उनके नुकसान की भरपाई हो। किसान को सिर्फ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, किसान को अकेले पानी की जरूरत नहीं है, किसान को टोटलिटी में एक कवर की जरूरत है कि सरकार और देश इस किसान को प्रोटेक्ट करे। तो इसके बच्चों का एजुकेशन के बारे में भी इसके अंदर ध्यान दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल आप पूछिए। देखिए, आप मेरी बात पे भरोसा मत कीजिए। अशोक गुलाटी नाम के माहिर है, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा है, उसमें 3 चीजें कही है।
मोदी साहब ने ऐलान किया था, अपने मैनिफेस्टो में भी डाला था कि एमएसपी पर मैं 50% मुनाफे जोड़ के दूंगा। सुप्रीम कोर्ट में 20 फरवरी 2015 को उन्होंने लिखित में दिया है कि हम ये नहीं कर सकते। अशोक गुलाटी ने पूरा उसका एनालिसिस करके बताया है कि यूपीए सरकार में औसतन 20 से 30% दी जाती थी बढ़ा के एमएसपी, आज 5% भी नहीं है और कुछ फसलों के लिए तो एमएसपी नेगेटिव में है। पहली बात। दूसरी बात, एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट यूपीए सरकार के टाइम पे 3.7 थी एवरेज पे हर साल, आज वो गिर के 1.1 पे आ गई है, अगले साल नेगेटिव में होने वाली है। तीसरी बात, जो टोटल क्रॉपिंग एरिया है वो पूरा घिर चुका है 15% से, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। अबू रेरा साहब, इस बार सूखा था तो हमारी गोदामों में फसल पड़ी थी तो मैनेज हो गया। अब ये लोग एमएसपी नहीं दे रहे ठीक से, ये लोगों ने कोई तरकीबें नहीं अपनाई है जिससे कि फसल ज्यादा बोई जा सके। तो जब सूखा पड़ेगा वापस से तो ये क्या करेंगे, देश का पेट कैसे भरेंगे? हम क्या इंपोर्ट करेंगे ये सारी चीजें? दाल के दाम बढ़ चुके हैं, सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं, मुनाफा तो बिचौलियों को हो रहा है, किसानों को तो कुछ मुनाफा नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है, वक्त हमारे पास टाइम बहुत कम है। योगेश जी, इस पर जवाब दे दीजिए, फिर राम मेहर जी के पास भी जाएंगे। नहीं, कैसे सहन करेगा देश? ठीक है जी, योगेश जी से जवाब ले लेते हैं जी। ये जिसका दुष्परिणाम आज हम भुगत रहे हैं, ये आज से 3 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पूरी तरीके से पब्लिश हो गया था कि ये आने वाले और 2 साल, आने वाले, मैं आपको बताना चाहता हूं, और 2 साल बहुत ही संकट के साल है। ये मैं बहुत आपको खुलकर बताना चाहता हूं। ये देश का जिस प्रकार से पूरे देश भर में बरसात की कमी हो रही है वो आगे भी रहने वाली है। ये मौसम कोई बहुत ज्यादा खुशगवार रहने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक तो है, यानी रास्ता निकालना है। बिल्कुल ठीक है जी। राम मेहर जी, बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई में क्या आप लोग के जो मसाइल किसानों के असल होते हैं वो दब जाते हैं क्या? जी जी जी, सही बात तो ये है कि जो किसान की बात है ये दूसरी साइड ले जाते हैं। जी। सही ये है कि पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदा से पूरे उत्तर प्रदेश में गेहूं की, आलू की ये फसल नष्ट होगी जी, सरसों की फसल नष्ट होगी। चौधरी अजीत सिंह जी ने पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम के ये प्रचार किया कि ये तकनीकी गलत है कि राजस्व विभाग इस पर रिपोर्ट करे। राजस्व विभाग इस पर रिपोर्ट करेगा तो धांधली होगी। हमारी मांग है, चौधरी साहब की मांग है, हमारे नेता की मांग है कि सैटेलाइट की जब आज व्यवस्था है तो उसका सहारा क्यों नहीं ले रही सरकार? हर खेत का पता पड़ जाएगा, किस खेत में कितना नुकसान हुआ है, धांधली बीच में रुक जाएगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा और जो सही इसका हकदार है किसान उसे मिलेगा। योगेश जी, ये तो मानना पड़ेगा, सच है कि किसानों के जितने मसाइल हैं, जितनी परेशानियां हैं, हुकूमतों ने उतने ज्यादा कदम नहीं उठाए हैं। छोटा सा यहां पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार भी शहजाद पूनावाला, योगेश जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। राम मेहर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस टॉपिक पे जुड़ने के लिए, क्योंकि छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार मसूद अजहर की गिरफ्तारी पर हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक। तो किसानों की बात तो अब हो चुकी है, बात मसूद अजहर की गिरफ्तारी की करेंगे। पाकिस्तान में आज मसूद अजहर की गिरफ्तारी हुई है, हिंदुस्तान के लिए कितनी इत्मीनान की ये खबर है, इस पर बात करेंगे। बिग बुलेटिन में हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं पहले से ही, शहजाद पूनावाला और योगेश जी। योगेश जी, मसूद अजहर की पाकिस्तानी यानी पड़ोसी मुल्क में गिरफ्तारी कितनी इत्मीनान की खबर है ये हिंदुस्तान के लिए और आपकी हुकूमत के लिए? योगेश जी। नहीं, ये अपन इसको अच्छी खबर या बुरी खबर में नहीं तोल सकते जी, क्योंकि ये एक भयानक और एक बहुत बड़ा शैतान आतंकवादी है, इंसानियत का दुश्मन है जी। तो इसको तो अभी पहला स्टेप उठाया और पाकिस्तान की सरकार ने इसको गिरफ्तार किया है जी, और मैं आशा करता हूं कि सरकार इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेगी जी। इसका और इसके जितने भी आउटफिट्स हैं, ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए खतरा नहीं है जी। इस किस्म के तत्व जो है वो पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। योगेश जी, आपकी सरकार का दबाव, यानी एक तरह से देखा जा रहा है मोदी जी का वहां पर जाना और उसके बाद पठानकोट हमला और उसके बाद हिंदुस्तान का दबाव, एक तरह से प्रेशर बढ़ता गया, आपकी हुकूमत के दबाव का नतीजा है ये गिरफ्तारी? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ऐसा ही मानना है कि ये एक फॉरेन डिप्लोमेसी, एक मोदी जी की डिप्लोमेसी और एक जबरदस्त दबाव हिंदुस्तान का जी, और वर्ल्ड में भी जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान को आज एक टेरर फैक्ट्री
ऐसा करके वर्ल्ड के अंदर जो रिकॉग्निशन मिला है जी, तो उसके अंदर अगर उसको वर्ल्ड में कहीं अपना मुंह छुपाना है जी, या लोगों के बीच अगर उसको उठना बैठना है तो उसको इस किस्म के तत्वों को उठा करके अंदर करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। जी, जिस प्रकार से बांग्लादेश ने और अपने बड़े बड़े टेररिस्टों को और फांसी की सजा, चाहे वो मौलाना हो चाहे कोई हो, बगैर वो देखे हुए उनको, जो भी टेररिस्ट है उनको फांसी की सजा दे दे करके आज बांग्लादेश आतंकवादियों से मुक्त हुआ है और बांग्लादेश में एक बहुत अच्छा और एनवायरनमेंट बन गया है बिजनेस का। आज एक बहुत बड़ा क्लोथिंग हब बन गया बांग्लादेश। उसी प्रकार से अगर पाकिस्तान इस किस्म के तत्वों के ऊपर कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा और हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा होगा। जी जी, शहजाद पूनावाला, योगेश जी का बयान, शहजाद पूनावाला, योगेश जी का बयान कि हिंदुस्तान के दबाव का नतीजा है ये। जी नहीं, अगर हिंदुस्तान के दबाव का नतीजा था या मोदी के दबाव का नतीजा था तो जब वो जाकर आए वहां पे बर्थडे केक खाने, तो पहले तो पठानकोट में अटैक ही नहीं होता, हमला ही नहीं होता, इतना दबाव डालते वो। तो अमेरिका के दबाव को अपना दबाव ना समझे। पहली बात, मैं बड़ी इत्तेहाद से इसका स्वागत करता हूं, पर मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं जल्दी से कि पहले तो पाकिस्तान ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया उनकी अरेस्ट हुई है, उन्होंने सिर्फ डिटेंशन की बात की है। आपको याद होगा 26/11 के बाद लखवी और ये जो जमात दावा के हाफिज सईद, इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और जब तक यूपीए सरकार थी लखवी जेल में था, मोदी के आने के बाद उसको बेल मिली। तो इससे हम लोग सिर्फ हुस्न अफरोजी के अगर ये कदम है तो मैं इसका स्वागत नहीं करता हूं। मुझे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू भी जुड़ चुके हैं, इस खबर को वो शुरू से ही कवर करते रहे हैं। शैलेंद्र वांगू, मसूद अजहर की पाकिस्तान में गिरफ्तारी या उन्हें हिरासत में लिया जाना कैसे देखते हैं शैलेंद्र? हमसे हमारी एक आला अधिकारी से मुलाकात हुई थी आज शाम में, तो उन्होंने हमें बताया कि इससे पहले कभी भी इतनी प्रॉम्प्ट और डिसाइसिव एक्शन पाकिस्तान ने नहीं लिया है, चाहे 26/11 की बात हो, क्योंकि जिस तरह से एक शुरुआत हुई थी बातचीत को दोबारा शुरू करने की और पीएम मोदी ने लाहौर विजिट किया था, उसके बाद में जो पर्सनल केमिस्ट्री थी नवाज शरीफ और पीएम मोदी की वो देखने को मिली थी। और कहीं ना कहीं जो सरकार है वो यही मान रही है कि कहीं ना कहीं जो लाहौर विजिट है उसके चलते ही शरीफ भी अब चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो आतंकियों को उनको कंट्रोल करना जरूरी है। तो इसी के चलते जो एक क्रैकडाउन है वो किया गया है जैश ए मोहम्मद के खिलाफ, उनके तमाम ऑफिसर्स के खिलाफ, यहां तक कि मौलाना मसूद अजहर को डिटेन भी किया गया, उनके भाई को भी डिटेन किया गया। लेकिन अब इसका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है। अब से कुछ ही देर में विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर यहां 7RCR पर पीएम मोदी से मिलने पहुंचेंगे और इस बात पर फैसला लिया जाएगा कि जो 15 जनवरी को होने वाली टॉक्स थी दोनों विदेश सचिवों के बीच, क्या वो टॉक्स होंगी, समय पे होंगी या डिले होंगी, इस बात पर फैसला हो जाएगा। लेकिन जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक 15 जनवरी को ही टॉक्स होनी तय है। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव सिग्नल दिया है आज क्रैकडाउन करके, उसी का कहीं ना कहीं जो एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है कि 15 जनवरी को ही दोनों विदेश सचिवों एनएसए सतह की बातचीत होगी। जी, आखिरी फैसला अब से कुछ ही देर में। बिल्कुल, शहजाद पूनावाला, जी, एनएसए सतह की बातचीत होगी 15 जनवरी को। जो बातचीत लग रहा था कि पठानकोट हमले के बाद की ये बातचीत नहीं होगी, लेकिन अब ये बातचीत होगी। अब इसे कैसे आप देखते हैं? क्या बातचीत के लिए ही ये पूरा जो एक रास्ता जो है ये हमवार किया गया है? मैं वही कह रहा हूं कि बातचीत के लिए ही ये हुस्न अफरोजी कॉस्मेटिक स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और माफ कीजिएगा, लखवी को भी अरेस्ट किया गया था 26/11 के बाद, आपके जमातुद दावा के लोगों को भी अरेस्ट किया गया था, पर उनको फिर बेल में छोड़ दिया गया था। सही चीज वो इंग्लिश में है कहावत, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट। तो अगर ये सही में अरेस्ट हुए तो इनको भारत भेजिए ना। भारत से तो इनको वाजपेयी साहब ने फर्स्ट क्लास में बिठा के भेजा था ना कांदार के समय, जैश ए मोहम्मद के चीफ को, तो वापस लाइए ना। तब तो 56 इंच की छाती है, 56 इंच की छाती थी तो पठानकोट क्यों हुआ? घुस के अपने घर में उन्होंने अपने एयरबेस पे अटैक किया। ये कौन सी 56 इंच की छाती का मुजाहरा है? तो प्लीज ये सारी चीजें रहने दीजिए, हमारे देश के आंखों में ये भ्रम मत फैलाइए। अगर सही में अगर इस पे कार्रवाई योगेश जी आ रहे हैं आपके पास। योगेश जी मत दीजिए। योगेश जी आप इनके शब्दों को रोकेंगे? आप माननीय प्रधानमंत्री के बारे में कोई भी इस किस्म की लैंग्वेज यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगी, ये गलत बात है। ये पार्टी के बियॉन्ड पार्टी के कर्टसी के लिए भी अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। योगेश जी, अब सवाल ये उठता है अपोजिशन की तरफ से, क्या मसूद अजहर की गिरफ्तारी हुई है, क्या हिंदुस्तान लाया जाएगा? क्योंकि इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां पाकिस्तान में हुई हैं, लेकिन उनकी बेल हो गई और वो छूट गए, आजाद टहल रहे हैं आज। क्या हिंदुस्तान कार्रवाई आगे की कार्रवाई करेगा? वाला जी से पूछिए, वो शहजाद पूनावाला जी से पूछिए कि वो किस किस्म का पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालते थे और पाकिस्तान इन्हें छोड़ देता था। पाकिस्तान के ऊपर कितना विश्वास करना चाहिए? राजनाथ जी ने कहा है कि हम इनके ऊपर अभी तक पूरी तरह विश्वास करने का माहौल नहीं है। विश्वास करना नई सरकार के लिए जरूरी है, इनको एक मौका देना जरूरी है। मौका नहीं दिया
और मौका देने के बावजूद अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो हमारी सेना बंदूकें लेकर के तैयार है, वो उसका माकूल जवाब देंगे, समय पर जवाब देंगे अगर इस बार उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो। जी, शहजाद पूनावाला, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वजीर आजम पाकिस्तान पर एक तरह से भरोसा भी नहीं है, फिर भी वजीर आजम अचानक लाहौर पहुंच जाते हैं। शहजाद पूनावाला, मेरे भाई अबू हुरैरा, सारी पत्थरें जो है अयोध्या भेज दी है। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, केक और बिरयानी से दिया जा रहा है। मैं एक बात आपको बता दूं कि इस देश के इतिहास में सिर्फ प्रधानमंत्री वाजपेयी है जो वहां पे घुटने रगड़ के आए और निशाने पाकिस्तान पे पाकिस्तान के वजूद को मान के आए। कोई बार हमारी इंदिरा गांधी थी जिसने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि बांग्लादेश बना दिया। तो इनसे हम लोगों को कोई सबक लेने की जरूरत नहीं है। हमने करके दिखाया है और हमने कभी किसी टेररिस्ट को वहां पे फर्स्ट क्लास में नहीं भेजा। हमने कारगिल होते हुए वहां के मुशर्रफ को नहीं बुलाया। तो ये बात ठीक है शहजाद पूनावाला, लेकिन ये तो मानेंगे, चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। हिंदुस्तान का दबाव पाकिस्तान पर दिख रहा है, बहुत देर से ही सही, लेकिन हिंदुस्तान का दबाव पाकिस्तान पर दिख रहा है। वापस देखिए, मैं सर दबाव होता, अगर ये बार बार आप दबाव बार अमेरिका का वाजपेयी जी को घुटने टेकना। शहजाद जी, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, ओबामा जी आप पार्टी के कौन से पदाधिकारी हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शहजाद पूनावाला जी, आप पार्टी के कौन से पदाधिकारी हैं? इससे पहले आप पार्टी के कौन से प्रवक्ता हैं? कॉन्सुलेट जो आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप लगातार, योगेश जी, मैं आपके इतिहास और वजूद में जाऊं क्या? फिर अगर इस तरह से लड़ते रहेंगे तो हम क्या जवाब देंगे भाई? सबको मिलकर लड़ना है ना, दहशतगर्दी के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। इस किस्म के उनको बात करने का अधिकार है क्या? मरने प्रधानमंत्री जी के बारे में इनको इन शब्दों का उपयोग करने का अधिकार है टीवी पर आकर के? क्या प्रधानमंत्री पद की कोई गरिमा नहीं है इस देश के अंदर? इनकी पार्टी के अंदर इनके प्रधानमंत्री की कोई गरिमा नहीं होगी। शैलेंद्र बांगू, आपके पास आएंगे कि अब आगे की कार्रवाई किस तरह की हो सकती है? मसूद अजहर की गिरफ्तारी हुई है, क्या हिंदुस्तान अभी और दबाव बनाएगा पाकिस्तान के ऊपर? जी, अब आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले अगर हम 26/11 की बात करें तो शुरुआती जो पाकिस्तानी रुख रहा है वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है कि हमलावर उनकी तरफ से आए थे, प्लानिंग वहाँ हुई थी, आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे। वो यहाँ तक इन्होंने कसाब को भी अपनाने से मना कर दिया था। लेकिन जिस तरह से पठानकोट हमला हुआ है उसके बाद नवाज शरीफ खुद पहले पीएम मोदी को फोन करते हैं, उनको इस हमले के बारे में बातचीत करते हैं और एश्योरेंस देते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कार्रवाई करेगा उन दोषियों के खिलाफ जो पठानकोट हमले के पीछे हैं। तो इस सिलसिले में ही अब आगे बढ़ाते हुए इसको ऐसे देखा जा सकता है कि पाकिस्तान ने जो कार्रवाई आज की है, बल्कि इसको भी एक सरप्राइज कार्रवाई के तौर पर देखा जा सकता है कि जिस जैश ए मोहम्मद को अब से कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान नकार रहा था कि उनको नहीं लगता कि जिसमें जैश ए मोहम्मद का हाथ है, उन्होंने ये तक कह दिया था कि ये पाकिस्तानी जो नंबर उनको सौंपे गए थे उन्होंने ये तक कह दिया था कि रजिस्टर्ड पाकिस्तान में नहीं है। अब वही पाकिस्तान सरकार जो है तीसरी बार मुलाकात करती है नवाज शरीफ की चेयरमैनशिप के अंडर, और उस मुलाकात के बाद जो तमाम क्रैकडाउन है वो शुरू होते हैं और उसमें एक तमाम जो ऑफिस हैं, करीब 4 शहरों में ऑफिस पर रेड डाली जाती है, 3 ऑफिस को सील किया जाता है, 12 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसको डिटेन किया जाता है, उसके भाई को डिटेन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल भेजने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की ओर से। ठीक है शहजाद पूनावाला, कुल मिलाकर पाकिस्तान पहली बार इतना एक्टिव दिखा है पठानकोट हमले के बाद। मोदी जी की पहल का ही नतीजा है, ये तो मानेंगे शहजाद पूनावाला? मेरे भाई अबू हुरैरा साहब, पाकिस्तान के लीडरों ने हमें यह आश्वासन दिया था मनमोहन सिंह के समय कि पाकिस्तान की सरजमी से कभी भी दहशतगर्द नहीं होगी भारत के खिलाफ। उसका क्या हुआ? ये इन दिलासों पे मत जाओ, आगाज अच्छा है पर अंजाम क्या है उसका तो इंतजार करो। आप बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं। योगेश जी वाइंड अप करेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा किया जा सकता है? जितनी एक्टिव पाकिस्तान दिखी पठानकोट हमले के बाद, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, क्या उसकी नीयत पर भरोसा किया जा सकता है? योगेश जी वाइंड अप करेंगे, आखिरी जवाब आपसे चाहेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पाकिस्तान में 3 धुर है, एक कराची से चलता है, एक इस्लामाबाद से चलता है। एक व्यक्ति अगर पाकिस्तान को लगेगा कि कोई भी एक जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, कराची मिलिट्री को रिप्रेजेंट करती है, एक आईएसआई को रिप्रेजेंट करता है, जो भी एक फैक्शन उसमें से अगर सक्सेसफुल होता है तो बाकी 2 मिलकर के उसको सबोटाइज करते हैं। ये पाकिस्तान का आज तक का इतिहास रहा है। नवाज शरीफ जी इसके अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये देखना है कि सेना इसके ऊपर हावी रहती है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के ऊपर हावी रहते हैं,
और इस पाकिस्तान को और आतंकवाद से मुक्त करते हैं और पूरे पश्चिम एशिया को आतंकवाद से मुक्त करते हैं, ये अभी देखने की बात है। हमने बिल्कुल कार्रवाई जाहिर के लिए सी बात दबाव है। बनाया है, पाकिस्तान की सरकार ने कार्रवाई की है जी। अब ये देखने की बात है कि कौन सा जब देखने faction की बात है इसमें तो कामयाब विदेश होता है सचिव की बातें पाकिस्तान क्यों का, कर रहे हो पाकिस्तान आप? की कामयाब के लिए। जब देखा नहीं है तो आप बातचीत क्यों रख रहे हो शुरू? योगेश जी, ये तो अजीब सवाल है, बनता जब है कि फिर बातचीत- एनएसए तो फिर सतह की बातचीत शुरू बातचीत क्यों रख हो रहे हो रही आप? है? जब आप देख बातचीत रहे की हो, बात क्यों चल आपको रही पता है? नहीं क्या योगेश जी, होगा, तो आप क्यों कर रहे हो बातचीत? देखिए जब अब तो कार्रवाई की है ना, कार्रवाई नहीं की तो ये बात अलग है। कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई के बाद में और भी दबाव बनाना है और उसको अंजाम तक लेके जाना है। ये तो आप ऐसा खुश नहीं हो होता है गए? कि आज ये तो आप किसी खुश ने हैं? कहा है कि आज जब ये कोई दरवाजा नहीं कभी खोला कभी बंद कर दिया। दहशत ये और एक serious बातचीत एक साथ diplomacy है नहीं जो हो आज सकती तक है, आपने किसका नहीं बयान किया। था? 68 साल दहशत जो और आप लोगों ने बातचीत नहीं किया, एक साथ वो नहीं हम जा करने की सकते, ये कोशिश किसका कर रहे हैं। बयान था? ऐसा होता तो आप ठीक 60 है, साल पहले आप लेकिन इसको ठीक ठीक कर है देते कि ना। मसूद अजहर अरे की 68 गिरफ्तारी साल में छोड़ दीजिए आप, वो में 60 जो साल गिरफ्तारी पहले हुई है हिंदुस्तान के लिए एक इत्मीनान बख्श खबर और अच्छी खबर तो जरूर है। बिग बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। योगेश जी, आपका भी और शहजाद पूनावाला बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। आदाब।